हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिकल टूल का पार्ट 2, जहां हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चों कि किस तरह से हम फलनों का समाकलन करते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन समाकलन की क्लास है वो पूरा का पूरा क्लास 11 फिजिक्स के लिए, क्लास 12 फिजिक्स के लिए है। इस क्लास में बच्चों मैं आपको उतना ही समाकलन सिखाने वाला हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स पढ़ने के दौरान। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो पहला पार्ट था मैथमेटिकल टूल का वो था अवकलन, और अवकलन का हमने बनाया था बच्चों वन शॉट वीडियो, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितने अवकलन करने की आपको जरूरत होती है क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो सारे के सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा उन बच्चों के लिए वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और आज के क्लास में ये भी एक वन शॉट वीडियो होगा जहां मैं पूरा का पूरा समाकलन लेकर चलूंगा क्लास 11th और क्लास 12 फिजिक्स के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप सभी बच्चों से एक बात और बोलना चाहता हूं बच्चों कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो चलिए बच्चों आज हम आपको सिखाने वाले हैं समाकलन मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। ओके, तो चलो समाकलन की क्लास करते हैं भाई स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों समाकलन, इंटीग्रेशन होता क्या है, समाकलन क्या है। तो समाकलन जो होता है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया होता है बोलता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था उसी का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू आएगी, अगर इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू आती है उसका अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, तो देखिए इधर इंटीग्रेशन का एक और बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मान के चलिए वर्क निकालना है, ठीक है, किसी बड़े एरिया में किया गया वर्क निकालना है, तो अगर एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है बच्चों, तो हम सारा का सारा वर्क एक साथ नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ता है, उस एरिया को छोटे छोटे स्लाइड्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो जब हम छोटे स्लाइड्स में डिवाइड करते हैं तो अगर एक किसी स्लाइड्स के लिए हम वर्क डन निकाल लेते हैं, किया गया कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमको पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है पूरे स्लाइड टोटल जो एरिया है उसके लिए, तो उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो यहीं से ये इंटीग्रेशन की एक डिफिनेशन और बनती है कि इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ एडिंग स्लाइड्स। बहुत सारे स्लाइड्स का क्या होता है, एडिंग होता है, टू फाइंड द होल, पूरा ज्ञात करने के लिए। छोटे पार्ट का निकाल लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो तो पूरा का पूरा जो वर्क डन है वो निकल आता है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी जगह अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो ध्यान से सीखिएगा कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, किस तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, वो सारे के सारे इस क्लास में हम आपको बताएंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे आपको, डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है बच्चों टोटली फार्मूला बेस्ड होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हमारे पास में बहुत सारे क्या हैं, फार्मूले हैं। फार्मूले मैंने यहाँ लगा के रख दिए हैं। आप सबसे पहला काम करेंगे फार्मूले सारे के सारे नोट करेंगे। वीडियो पॉज करना, सारे के सारे फार्मूले क्या कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हैं। इन फार्मूलों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो पेज अपने सामने रखना, जिस पेज में आप लिखेंगे फार्मूले उसको सामने रखना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुरंत आपके पास में फार्मूला रहे। ठीक है, तो चलिए एक नजर बना लेते हैं फार्मूलों पर, क्या क्या फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला जो मैंने लिया है बच्चों वो लिया है इंटीग्रेशन एक्स द पावर एन डीएक्स। इंटीग्रेशन एक्स द पावर एन डीएक्स, ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन एक्स द पावर एन डीएक्स, एक्स द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्यों लगाए, सी क्या है, यहां पर जो सी है बच्चों वो है समाकलन नियतांक। क्या चीज है वो, समाकलन नियतांक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो एक्चुअल में होता क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा ना। सेकेंड नंबर देख लो, इंटीग्रेशन 0 dx, क्या लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 dx,
तो 0dx, जीरो का जब इंटीग्रेशन किया जाता है ना तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और कोई भी फंक्शन लिखा है उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या है? जीरो है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों? प्लस सी लगा के रखते हैं। सी क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी फंक्शन में अगर सामने उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? जीरो है। अगर हम जीरो का करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा। इसलिए हम यहाँ प्लस सी करके रखते हैं। ठीक है ये। और हमने आपको बताया था कि जो समाकलन होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो देखेंगे आप इंटीग्रेशन, याद कीजिए डी बाई डी एक्स सी कांस्टेंट। जब हम किसका अचर का अवकलन करते थे तो वैल्यू कितनी आती थी? जीरो आती थी। क्या आती थी बच्चों? जीरो। और उल्टा हो गया, अब जीरो का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, अचर आ रहा है। बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कांस्टेंट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1dx, इंटीग्रेशन 1dx क्या होगा? x प्लस सी। सी तो आपको सब जगह लगाना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1dx क्या होता है बच्चों? x। फिर से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता था? 1। ठीक है, x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इंटीग्रेशन e द पावर x dx, ये दोनों में सेम रहता है। जब हम e द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी e द पावर x होता है, जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तब भी e द पावर x ही होता है। ठीक है, बाकी सारे फार्मूले आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन e द पावर x dx, e द पावर x log a प्लस c है। sin x, इंटीग्रेशन sin x dx क्या हो जाता है? माइनस cos x प्लस c। जब हम cos x का करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आता था? माइनस sin x आता था। उसी का अपोजिट हो गया। अब इंटीग्रेशन sin x dx क्या आ गया बच्चों? माइनस cos x आ गया। ठीक है, जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करते थे तो cos x आता था, अब cos x का इंटीग्रेशन किए तो क्या गया? sin x आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारे के सारे फार्मूले देख सकते हैं। एक आता और मैं आपको बता देता हूं, जैसे sec स्क्वायर x dx, tan x का याद है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता था बच्चों? sec स्क्वायर x। तो उल्टा हो गया, देखिए 12 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx को क्या लिखे हमने? tan x लिख लिया। 16 नंबर देखिए, log x डी बाई डी एक्स log x क्या होता था? 1 अपॉन x होता था। डी बाई डी एक्स log x क्या होता था बच्चों? 1 अपॉन x होता था। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या हो गया? log x। ओके, तो फार्मूले आप पहले नोट कर लेना, फिर चलिए हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं। अब इंटीग्रेशन है ना बच्चों, इंटीग्रेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है अनिश्चित समाकलन। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? अनिश्चित समाकलन। नाम से स्पष्ट है। ठीक है, कैसे वैल्यूज आते हैं? जो वैल्यूज यहाँ आएंगे बच्चों वो कैसे रहेंगे? अनिश्चित रहेंगे। कैसे रहेंगे? वो अनिश्चित रहेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, फिर हम आपको एक एक करके सारे के सारे बताते चलेंगे। ठीक है, समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन लेके चलने वाले बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहां हमारे पास है इंटीग्रेशन x द पावर 3 dx। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन x द पावर 3 dx। हमको समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है? x द पावर 3 का। इसका सॉल्यूशन करेंगे x द पावर 3 dx। तो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले की बात आई, सबसे फर्स्ट नंबर का फार्मूला बच्चों आप हमेशा फार्मूला लिख कर बनाएंगे ताकि आपको फार्मूले जल्दी याद हो जाए। इंटीग्रेशन x द पावर n dx, इंटीग्रेशन x द पावर n dx क्या हो जाएगा? ये x द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों? n प्लस 1। देयरफॉर x द पावर 3 dx क्या आ जाएगा? n के प्लेस में 3 आ गया तो x द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये x द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया बच्चों? इंटीग्रेशन। और चलिए मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया कि समाकलन जो होता है वो अवकलन की कैसी होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ बच्चों,
डी बाई डी एक्स फंक्शन क्या लेंगे हम, एक्स द पावर 4 अपॉन 4। ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स द पावर 4। फार्मूला याद है, मैं फिर भी फार्मूला लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स द पावर n क्या होता है n एक्स द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाता है बच्चों डी बाई डी एक्स एक्स द पावर 4, ये हो जाता है 4x द पावर 4 माइनस 1, 4x द पावर 4 माइनस 1। क्या लिखेंगे हम, ये देखो एक मिनट ना, इधर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, ये बच्चों क्या था हमारे पास 1/4 था ना, तो ये 1/4 और ये क्या हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स एक्स द पावर 4 का 4x द पावर, ठीक है 4x द पावर 4 माइनस 1, तो ये 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा x द पावर 3। समझ में आया, सिंपली इंटीग्रेशन x द पावर 3 dx का वैल्यू आया था x द पावर 4 अपॉन 4 और वापस x द पावर 4 अपॉन 4 का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, 1/4 बाहर आ गया, x द पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, तो 4 4 कैंसिल बच्चों, क्या बचा x क्यूब। इसलिए बोलते हैं कि जो समाकलन है वो अवकलन की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये अनिश्चित समाकलन, इसलिए अनिश्चित समाकलन मान अनिश्चित है, x क्यूब कोई निश्चित मान आया क्या, नहीं आया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। हम कुछ और एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों, ये तो हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेके चलता हूं मैं आपको बताने के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है हमको y = 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 y = 2, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, ये 3e द पावर x 3e द पावर x माइनस 1/5x माइनस 1/5x प्लस sec x sec x, ठीक है, tan x sec x tan x। इसको हमको सॉल्यूशन करना है, तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, इधर हम लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा लिख लेना 3e द पावर x माइनस 1/5x प्लस क्या है बच्चों sec x इंटू 10x, ये क्या हो जाएगा dx। 3 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लेना। इंटीग्रेशन 3e द पावर x माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5x, ये dx लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। हमको क्या लगाना है बच्चों, ये dx लगाना है, माइनस इंटीग्रेशन 1/5x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, क्या हो जाएगा बच्चों, ये dx हो जाएगा, sec x इंटू क्या हो जाएगा 10x dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, सेम रूल रहेगा जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, अचर को बाहर करेंगे, चर का अवकलन करेंगे। तो 3 बाहर आया बच्चों, e द पावर x dx, क्या हो जाएगा e द पावर x dx, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/5 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x dx प्लस ये इंटीग्रेशन है बच्चों sec x इंटू 10x dx। अब फॉर्मूले पर ध्यान देना, ठीक है, ये आपके पास में फार्मूले लिखे हुए हैं। 4th नंबर में देखेंगे e द पावर x dx, क्या है e द पावर x है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 e द पावर x, क्या हो जाएगा 3 e द पावर x माइनस 1/5, ये तो कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन 1/x dx। देखिए सबसे लास्ट 16 नंबर का फार्मूला, कौन सा फार्मूला 16 नंबर, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है बच्चों log x होता है, क्या होता है log x होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 log x प्लस sec x इंटू 10x 14 नंबर फार्मूला, क्या आ जाएगा बच्चों ये sec x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों sec x, क्या हो जाएगा ये sec x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा
आंसर। कितना सिंपल है, केवल फार्मूलों को ध्यान रखना। और सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया, फार्मूलों को एक पेज में लिख लो, अपने सामने रखो। ई द पावर एक्स का ई द पावर एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत मैं सिंपल वे पर लेकर चल रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है, अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन नंबर हम 3 लेकर चलते हैं। यहाँ है हमारे पास में 3 cosec स्क्वायर एक्स, ये y इक्वल टू यहाँ दिया है बच्चों 3 cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 5x, माइनस क्या दिया है बच्चों 5x, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस साइन एक्स, प्लस क्या है बच्चों साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y dx। ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 3 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 5x प्लस क्या है साइन एक्स पूरे का dx। पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों dx, ठीक है, टोटल। अब इसको अलग अलग करना। फर्स्ट टर्म में क्या है हमारे पास में 3 cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन है 5x dx प्लस इंटीग्रेशन है बच्चों sin x dx। ये अब यहाँ से हम 3 निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, किसका हो जाएगा ये cosec स्क्वायर x dx माइनस ये 5 निकाल लेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में x dx प्लस ये इंटीग्रेशन है sin x dx है, क्या है sin x dx। तो 3 cosec स्क्वायर x dx, देखिए फार्मूला, देखिए फार्मूला नंबर 13 माइनस cot x होता है बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे हम माइनस cot x, ओके, ब्रैकेट में लिखना। ऐसे लिखने से क्या लगता है 3 माइनस cot x है, ऐसा लगता है, ये माइनस cot x माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चों -5। ये x का x है, मतलब x के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या x का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों x द पावर n+1, मतलब x पावर 1+1 अपॉन 1+1। और ये sin x का फार्मूला क्या है देख लीजिए, sin x के लिए माइनस cos x है बच्चों, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। तो ये -3 cot x माइनस क्या हो गया ये 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या आ गया बच्चों cos x, माइनस क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। और लास्ट में हमेशा आप c लगा सकते हैं, लास्ट में हमेशा क्या लगा सकते हैं बच्चों c लगा सकते हैं। इसके पहले वाले में भी नहीं लगाए थे, वहाँ भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। आखिरी में सब आप यहाँ प्लस c कांस्टेंट लगा सकते हैं, ओके। समझ में आई बात, कितना सिंपल है। cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस cot x, फार्मूला देख के लिखना है आपको। x द पावर 1 का x द पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला देखते जाएं और वैल्यूज रखते जाएं। शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत में हम क्या करते हैं सारे फार्मूले देखकर हम लगाते जाते हैं, मगर बार बार जब हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारे के सारे फार्मूले हमको याद होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम बगैर देखे भी फार्मूला पुट करने लगते हैं, ठीक है। तो शुरुआत वही करो, क्योंकि बार बार देखने से चीज़ें हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ओके। तो एक पेज ले लो, पेज में आप क्या कर लो, फार्मूला लिख लो और अपने आंखों के सामने रखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आए, ये था बच्चों निश्चित समाकलन। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अब आपको मैं बताता हूं प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समाकलन किया जाता है। जैसे अवकलन में देखे थे ना हमने, याद है आपको, अवकलन में अस्पष्ट फलनों का हमने अवकलन बताया था, फलन के फलन का अवकलन। वहां हम श्रृंखला नियम या चैन रूल यूज करते थे। कौन सा नियम, श्रृंखला नियम या चैन रूल यूज करते थे। यहां भी उसी तरह से होगा, बस ये अवकलन की जगह क्या है बच्चों, समाकलन है। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम समाकलन करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के लिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके चलता हूं बच्चों। क्या है हमारे पास में, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेके चलने वाला हूं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करो बोलता है, cos 2x + 3 dx, ठीक है। चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो
इसके पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वहां cos x आ रहा था बच्चों। cos x आएगा तो जनरली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। मगर ये क्वेश्चन देखो ये अस्पष्ट है। अस्पष्ट है मतलब यहां कुछ अलग हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसा है बच्चों, अलग दिखाई दे रहा है। क्या, ऑड दिखाई दे रहा है। क्या, ऑड। ऑड मतलब समझते हैं विषम, जो अलग दिखाई दे रहा है। होना चाहिए था cos x, मगर आ क्या गया यहाँ 2x + 3। ये देखिए ये ऑड है, यहाँ विषम, अलग। तो इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसका हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, cos ये हो जाएगा 2x + 3 dx, ये हमारा क्वेश्चन। यहां आप मानना जिसको आपको प्रतिस्थापित करना है। किसको प्रतिस्थापित करना है, कौन आपको अलग दिख रहा है, कौन आपको ऑड दिख रहा है, 2x + 3। तो ये आप मान लेंगे बच्चों 2x + 3, क्या मान लेंगे इसको, t। 2x + 3 को क्या ले लेंगे हम, t ले लेंगे। अब ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा ये dt/dx। dt अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, dx। ये हो जाएगा dy/dx 2x + 3। 2x + 3 डिफ्रेंशिएशन करने आता है, ठीक है। जिसको आप t मान रहे हैं ना उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखना इसको हमेशा। जिसको आप t मानेंगे, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, प्रतिस्थापन, उसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएट किया बच्चों dt/dx। d/dx क्या होता है, ये 2 बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और 3 कांस्टेंट है तो 0। अब डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए ना। d/dx किसका होगा, 2x का बच्चों। 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। 3 का क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो ये 2 × 1 प्लस क्या आ गया 0, और ये dt/dx इजिकल टू क्या रख लेंगे 2। यहां से आपको एक काम करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, dx की। dx को ऊपर ले जाएंगे, ये dx आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और dx इजिकल टू आ जाएगा आपका dt/2। क्या आ जाएगा dt/2। बात समझ में आई है आपको, फिर से सुनिएगा। जो मानेंगे उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास में आ रहा है वैल्यू 2, तो हम dx निकालेंगे, dx ऊपर गया dt/2, dx की वैल्यू निकाल लेना। अब देखो, अब वापस कहाँ जाना बच्चों, प्रश्न में। वापस कहाँ जाएंगे आप, प्रश्न में। यही है ना, यही क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। या इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख लेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन था हमारे पास में cos 2x + 3 dx, ये था हमारे पास में, ये क्वेश्चन था। तो यहां देखो वैल्यूज पुट करना है। इंटीग्रेशन cos 2x + 3 को क्या लिए t, 2x + 3 को क्या लिए बच्चों t, तो 2x + 3 की जगह t, और dx की वैल्यू मैंने निकाल के रखा। देखो dx इजिकल टू क्या है dt/2, ये dt/2। कांस्टेंट क्या है यहाँ 1/2। कांस्टेंट क्या है बच्चों 1/2, तो ये 1/2 कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा cos 2x, सॉरी यहां हमारे पास में बच रहा है बच्चों cos t dt। क्या बच रहा है cos t dt। अब फार्मूला मालूम है आपको, cos t का sin t हो जाता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये sin t हो जाएगा। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। वापस में t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 sin t के प्लेस में क्या हो जाएगा 2x + 3। क्या हो जाएगा बच्चों 2x + 3। ये आपका आंसर आ गया 1/2 sin 2x + 3। बात समझ में आई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको ऑड दिखाई देगा ये कैसा रहता है, ये हमको क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा कैसा रहता है बच्चों, बोल सकते हैं ऑड टाइप का क्वेश्चन रहता है, जो क्लियर नहीं होता, क्योंकि इसके लिए फार्मूला नहीं होता हमारे पास में। cos x के लिए है, 2x + 3 के लिए नहीं है। तो हमने क्या किया, 2x + 3 को हमने क्या माना, यहाँ लिखना लेट 2x + 3 = t। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों dx की, तो हमारे पास dx = dt/2 आया। वापस क्वेश्चन में आना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos 2x + 3 dx था, 2x + 3 को t लिया, dx की वैल्यू dt/2 आया बच्चों, 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, cos t का क्या हो गया sin t, t की वैल्यू वापस पुट कर देना। ओके, तो ये प्रोसेस होता है ना।
चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, आपको यहाँ से और क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, फिर हम देखेंगे e द पावर 3x। एक हमारे पास क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपली देखना क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन है e का पावर 3x dx। e का पावर क्या है बच्चों? 3x dx है, इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो सिंपली e द पावर x रहता तो हम इंटीग्रेशन e द पावर x को क्या लिख लेते? e द पावर x लिख लेते, मगर यहाँ e के पावर में क्या आ गया? 3x। तो आपको ऑड क्या लग रहा है, अलग क्या लग रहा है, डिफरेंट क्या लग रहा है, विषम क्या लग रहा है, इस पर ध्यान देना। तो यहाँ क्या लग रहा है बच्चों? x के प्लेस में क्या आ गया? 3x। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, तो y इज इक्वल टू हमारे पास या इंटीग्रेशन लिख सकते हैं y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमको दिया है e द 3x, क्या दिया है बच्चों? dx, ये हमको दिया है। तो हम किसको यहाँ मानेंगे? माना किसको? 3x को। क्या ले लेंगे बच्चों? t। मैंने बोला जैसे ही t लेंगे उसको क्या करना? डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या आएगा? dt बाई dx। 3x का बच्चों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का 1 होता है, 3 कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी बच्चों? dx को ऊपर ले जाना, ये क्या हो जाएगा? dt बाई क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, वापस क्वेश्चन में आ जाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वापस क्वेश्चन में आ जाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन e द पावर 3x है dx है, वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों e का पावर 3x, तो 3x के प्लेस में t और dx की वैल्यू आई dt बाई 3। क्या हो गया? यहाँ 1/3 बाहर आ गया कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन e द पावर t dt क्या हो जाएगा? वापस e द पावर t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e द पावर t। लास्ट में आप एक काम करना, 1/3 वापस वैल्यू रखेंगे t का, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3x आ जाएगा। ये बन गया आपका आंसर e द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों? 3। बात समझ आई? देखेंगे इंटीग्रेशन था e द पावर 3x dx, 3x और था, 3x को डिस्प्लेसमेंट कर दिए, प्रतिस्थापन कर दिए बच्चों t लिए। ठीक है, लेट 3x इक्वल t हमने ले लिया, लेट 3x इक्वल t। उसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x का वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, और dx की वैल्यू dt बाई 3। वापस क्वेश्चन में आए, 3x के प्लेस में क्या पुट कर दिया? t, और dx के dt बाई 3। 1/3 बाहर आया, e द पावर dt, जैसे e द पावर x का क्या होता है? e द पावर x dx का e द पावर x होता है, e द पावर t ही आया। वापस वैल्यू रखना t का, e द पावर 3x, तो e द पावर 3x बाई क्या आ गया? 3। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, ये क्वेश्चन है e द पावर sin x इंटू cos x dx। इसको सॉल्व करना है, बोलता है क्या सॉल्व करना है हमको? e द पावर sin x इंटू cos x dx। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ऑड क्या दिखाई दे रहा है? e के पावर में यहाँ क्या आ गया? sin x आ गया। वो cos x देखो कैसे कैंसिल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आप यहाँ मान लेना, ठीक है, माना। किसको मानेंगे बच्चों? sin x को। क्या मानना? t। sin x को t मानना है, फिर क्या करना है बच्चों? डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx। किसका अवकलन हो रहा है? dy बाई dx sin x का। तो यहाँ बच्चों हमारे पास में आ जाएगा क्या? ये dt बाई dx। dy बाई dx sin x क्या होता है? cos x। क्या होता है बच्चों? cos x होता है। dt बाई dx क्या आता है हमारे पास में? cos x होता है। तो इसको हम यहाँ से भी हमको किसकी वैल्यू चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, देखो दो तरीके होते हैं, या फिर एक काम करें, यहाँ देखो एक नए तरीके से आप dx की वैल्यू निकाल के भी बनाएंगे तब भी बन जाएगा। या फिर देखो बच्चों ये dt, dx को अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये cos x dx। ठीक है, मैं जैसे पहले बनाता था वैसे भी बना सकते हैं, मगर ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो dx को उधर ले गए, कितना आ गया बच्चों? cos x dx। तो यहाँ हमको, ठीक है, cos x dx की वैल्यू क्या मिल रही है? dt। वापस क्वेश्चन में आना प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखते जाएंगे ना बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन में है हमारे पास e द पावर
साइन एक्स इंटू कॉस। तो हमने लिखा बच्चों प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई द पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स की जगह में क्या गया, साइन एक्स को हमने टी लिया था तो टी मान लिया, और ये कॉस एक्स डी एक्स क्या आया था बच्चों, डी टी, तो डी टी रख लिया। ई द पावर टी डी टी क्या हो जाएगा, ये ई द पावर टी डी टी, ई का पावर टी के ई द पावर टी डी टी क्या हो जाएगा, ई द पावर टी हो जाएगा, और वापस टी की वैल्यू पुट कर देना तो क्या आ जाएगा बच्चों, ई का पावर टी, टी क्या माने थे हमने, साइन एक्स। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। यहाँ भी आप लास्ट में प्लस सी लगा सकते हैं, यहाँ भी आप प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट। ओके, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई। देखो साइन एक्स को ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x को t माने डिफरेंशिएट किया बच्चों, यहां से जैसे हमने डिफरेंशिएट किया आप ऐसे भी बना सकते हैं, dx का मान अगर निकालते हैं ना तो dt बाई cos x आता है, cos x कैंसिल हो जाता है। यहां हमने थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया, dt इक्वल टू dx खुद लेगा बच्चों, cos x dx आ गया क्योंकि प्रश्न में cos x dx है, तो मैंने e द पावर sin x cos x dx की जगह dt रख दिया बच्चों, e द पावर t dt क्या हो गया, e द पावर t हो गया, e द पावर sin x प्लस क्या आ गया c। ओके, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं। दो तरीके हो गए हमारे पास, एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हो गया बच्चों, और इसके पहले हमने आपको अनिश्चित बताया था। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ ये भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, मैंने आपको क्वेश्चंस तो बता दिए बहुत सारे, और क्वेश्चंस लेके चलूंगी क्या, एक मिनट रुकिएगा ना। सब ये ऐसी क्वेश्चन है बच्चों, जनरल क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। याद है अवकलन में हमने आपको दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना सिखाया था, और यहां हम आपको बताने वाले हैं बच्चों दो फलनों के भागफल, दो फलनों के गुणनफल का ही समाकलन। ठीक है, इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट। देखो कैसे करते हैं, ठीक है, पहले जो वर्ड्स पर है वो मैं आपको फार्मूले पर बता देता हूं। क्या लिखता है बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, दो फलन होंगे, दोनों फलनों के गुणनफल का हमको समाकलन करना पड़ेगा। पहला फलन फर्स्ट फंक्शन इनटू दूसरे फलन का समाकलन, पहला फलन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे फलन का समाकलन करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। पहले का क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में कर लेना ना, पहले का अवकलन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को इंटीग्रेशन करेंगे, और पूरा जो आएगा उसके बाद ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने के बाद उसका फिर से समाकलन करेंगे। यहां से आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ u और v बच्चों, u और v, ये जो u और v है, u कैसा है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v कैसा है बच्चों सेकंड फंक्शन है। u हमारा कैसा है फर्स्ट फंक्शन है, v कैसा है बच्चों सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, देखो u और v है, तो ये फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड का क्या किए इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या किया बच्चों इंटीग्रेशन, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को क्या किया इंटीग्रेशन, फिर जो आ रहा है ना होल, ये पूरा का पूरा जो आएगा उसका इंटीग्रेशन किया। ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रखना है, और इस फार्मूले के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ बच्चों, ध्यान से देखते जाना ना। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स इंटू एक्स। ठीक है, हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स इंटू एक्स dx। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले। ऐसे फंक्शन को आप फर्स्ट लेना जिसको आप आसानी के साथ क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको, उसको आप फर्स्ट लेना, और जिसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, देखिए यहाँ भी सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी। तो ऐसे फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या जिसके लिए फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है उसको हम सेकंड मान के चलेंगे। ठीक है, याद रहेगा, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम फर्स्ट लेंगे। दो है ना, आप किसी को भी ले सकते हैं, तो जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों उसको आप फर्स्ट लेके चलना, और जिसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना उसको आप सेकंड लेके चलना। ओके, तो देखो इधर, अब यहाँ देखो x को मैं आसानी के साथ क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो x को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और ई द पावर x को क्या मान लेता हूँ बच्चों, सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, ये अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, फार्मूले से ही बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा फंक्शन बोलता है, फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आ जाएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन x। ठीक है, पहला फलन x, दूसरे का समाकलन तो ई द पावर x क्या हो जाएगा dx, दूसरा क्या है ई द पावर x dx।
फिर लगाना माइनस, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखना। इंटीग्रेशन का चिन्ह इसलिए क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसका फिर से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पहले का अवकलन तो डी बाई डी एक्स, पहला फलन क्या है x, दूसरे का समाकलन तो दूसरा क्या है बच्चों e द पावर x dx। ये ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर से समाकलन। बात समझ में आई? फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर जो आएगा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पूरे का समाकलन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन x e द पावर x का बच्चों, e द पावर x का, ठीक है देखते जाएंगे ना। e द पावर x का क्या हो जाता है, e द पावर x का e द पावर x ही होता है समाकलन, माइनस फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना। डी बाई डी एक्स, एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और e द पावर x का क्या आ जाएगा e द पावर x ही हो जाएगा dx। तो देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है x e द पावर x, समझ में आया ना। x का डिफरेंशिएशन 1 और e द पावर x का इंटीग्रेशन e द पावर x, तो ये माइनस, यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन e द पावर x dx। ठीक है, ये x e द पावर x माइनस e द पावर x का क्या होगा e द पावर x ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम e द पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों टर्म से क्या बच जाएगा ये x माइनस 1, ये हमारा आंसर। ओके, तो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। समाकलन के लिए फार्मूले आपको याद रहेंगे तो पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको भी हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेना चाहता हूँ बच्चों, x sec स्क्वायर x dx, ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है बच्चों x sec स्क्वायर x dx, बहुत ही सिंपल है। x को फर्स्ट मान लेना, sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx को सेकंड, क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड क्या है बच्चों sec स्क्वायर x है dx, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का अवकलन तो डी बाई डी एक्स एक्स, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास x, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है बच्चों sec स्क्वायर x dx है, सेकंड क्या है हमारे पास में sec स्क्वायर x dx है। ठीक है, ये और पूरे का इंटीग्रेशन तो बाहर में dx लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये क्या आ जाएगा बच्चों x, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x, sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा tan x, और यहाँ बाहर में लिखा है बच्चा dx, ये ब्रैकेट में था ना, बाहर में क्या लिखा है dx। तो ये आ गया बच्चों x tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan x के लिए फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या चीज बच्चों tan x dx, log sec x होता है, बोलता है क्या होता है log sec x, क्या होता है बच्चों log sec x। तो ये हो जाएगा x tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x को क्या लिखेंगे log sec x, और लास्ट में लगा लेना बच्चों c, प्लस क्या लगा लेना c, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। और भी हमारे पास प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 3 क्वेश्चन बहुत है आप सभी बच्चों को समझने के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं बच्चों। यहाँ x स्क्वायर log x है, बोलता है थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, x स्क्वायर इंटू log x dx। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन क्या ले लेते हैं log x को लेंगे, फर्स्ट फंक्शन log x को लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं log x को मान के चलता हूँ, log x को अगर सेकंड मान लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। log x का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log x होता है। तो log x को मैं फर्स्ट लूंगा बच्चों, और x स्क्वायर को क्या ले लूंगा सेकंड। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन किसका x स्क्वायर dx का, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, डी बाई डी एक्स किसका अवकलन फर्स्ट का, फर्स्ट है log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर पूरे का dx, फिर पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों dx, ये हमारे पास हो गया। आगे देखेंगे ये हो जाएगा log x एक्स स्क्वायर का, ठीक है इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए x
एन डी एक्स क्या होता है n+1 अपॉन n+1 एक्स द पावर, तो 2+1 क्या हो जाएगा बच्चों एक्स द पावर 3 अपॉन 3 एक्स द पावर n+1 अपॉन n+1 2+1 ये 2+1 फिर माइनस है बच्चों, फिर इसके बाद क्या चिन्ह है हमारे पास में माइनस है। अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन वाला ना, इंटीग्रेशन में चिन्ह लगा देता हूँ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में ना, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 ये dx। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हमारे पास आ रहा है बच्चों एक्स क्यूब लॉग एक्स पूरे का बटा 3, यहाँ से भी -1/3 को बाहर निकाल लेंगे, किसको बाहर निकाल लेंगे 1/3 को, इंटीग्रेशन क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करना, क्यों एक्स स्क्वायर बचा, एक एक्स नीचे था लॉग एक्स वाला, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट किए थे तो 1 अपॉन एक्स आया था ना, तो वो एक्स नीचे है बच्चों, ये एक्स है एक्स क्यूब, एक एक एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आगे देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये -1/3 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, फिर से आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो फाइनली हम इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों एक्स क्यूब लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये होता है बच्चों खंडसा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करना। कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, आप भी कुछ और क्वेश्चन आपके बुक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 तरह के हो गए बच्चों। सबसे पहले हमने अनिश्चित समाकलन देखा, फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखा। ठीक है, अब खंडसा समाकलन भी देख लिए, 3 पार्ट हो गया। अब लास्ट इस टॉपिक के हम आखिरी जो पायदान है उस पर पहुंच चुके हैं बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, क्या है, निश्चित समाकलन बोलता है, डेफिनेट इंटरवल, डेफिनेट इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स रहते हैं, जो मान आएगा ना बच्चों वो डेफिनेट मान आएगा, डेफिनेट वैल्यू आएगा, एक निश्चित मान आएगा। सारे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका तो निश्चित मान आएगा। तो इसको देखो, यहाँ लिमिट्स होते हैं, ये है इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है a to b, a जो है ना इसको बच्चों इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा। क्या बोला जाता है इसको, निम्न सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो b है बच्चों इसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट निम्न सीमा, ऊपर वाले को अपर लिमिट उच्च सीमा बोलेंगे। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन जैसे हम सामान्य रूप से इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फंक्शन आएगा बच्चों, और इंटीग्रेशन के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट को ये a नीचे हो जाएगा, अपर लिमिट b ऊपर हो जाएगा। फिर देखो क्या करना है आपको ना, ये f ऑफ x आए ना, तो x के प्लेस में पहले अपर लिमिट, मतलब x के प्लेस में क्या हो जाएगा b, fb, फिर माइनस करके x के प्लेस में a। समझ में आया बात। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट को पहले x के प्लेस में लगाना, तो ये fb हो जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे फिर जो x है उसके प्लेस में आप लोअर लिमिट पुट करना, ये क्या हो जाएगा fb हो जाएगा। तो fb माइनस fa, ये तो प्रोसेस था। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों कैसे हम निश्चित समाकलन करते हैं। ठीक है, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन मैं लेके चलना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट में बच्चों क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का, ये ऐसे लिमिट्स लगाए बच्चों 2 और 3। लिमिट कितना है हमारे पास में, 2 और 3 है, और ये है बच्चों x का स्क्वायर dx, x का स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का आपको करने आता है x स्क्वायर का x द पावर 2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 1, और यहाँ लिमिट को मैंने बोला था, लिमिट इधर लगा लेना, ये 2 लोअर लिमिट, अपर लिमिट कहाँ हो जाएगा 3, ये ऐसे। तो इसका मान क्या हुआ बच्चों, ये x का घात 3/3, लोअर लिमिट में 2, अपर लिमिट में क्या आ गया 3, ये हो गया। ठीक है, अब अपर लिमिट x के प्लेस में पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 का पावर 3
डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2। समझ में आई बात। x के प्लेस में पहले अपर लिमिट के प्लेस में क्या है बच्चों 3 है, तो x के प्लेस में हमने 3 लग दिया, 3 का पावर 3 हो गया, अपॉन 3 है, माइनस करना उसके बाद, फिर लोअर लिमिट को x के प्लेस में 2 द पावर 3, 3 द पावर 3 क्या होता है 27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 होगा ना, सॉरी यहाँ भी 3 होगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा बच्चों 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 27 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 8 घटाएंगे तो 19 आएगा, ये 19/3 कितना आ जाएगा आंसर आपका 19/3। ये निश्चित माना है। समझ में आई बात। फिर से सुनिएगा, इंटीग्रेशन किए हमने x², यहाँ इंटीग्रेशन है 2 to 3, 2 से 3 तक हमको समाकलन करना है, ये लिमिट्स दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन का पहले इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन x⁴ dx क्या हो गया x⁴ 2+1/2+1, ठीक है। तो ये x³/3 हो गया बच्चों 2 to 3, तो x³/3 2 to 3, तो ये हो गया 3³/3 माइनस 2³/3। ओके, ये फिर हमने लिखा यहाँ 27/3 माइनस 8/3, ये कितना हो गया 19/3। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे और मान निश्चित आता है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, निश्चित समाकलन कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ बच्चों। इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में π/2 है। किसका करो बोलता है cos x dx, cos x dx करो। तो cos x का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, क्या हो जाएगा sin x, तो इंटीग्रेशन क्या लगा देना है यहाँ sin x और लिमिट 0 to π/2। बात समझ में आए। cos x का सीधे सीधे एक लाइन में बच्चों, cos x का क्या हो गया sin x और लिमिट्स इधर ब्रैकेट के बाहर लग गया 0 to π/2। मैंने बताया सबसे पहले x के प्लेस में अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये sin x के प्लेस में क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, ये sin π/2 माइनस 0, sin 90 माइनस ये sin 0, तो sin 90 की वैल्यू 1 होता है बच्चों, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा बच्चों 1। ओके, ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना, आपको समझ में आई। फिर से एक बार देख लो, cos x कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 0 to π/2, पहले x के प्लेस में π/2 फिर 0, sin π/2 1 होता है बच्चों, sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया आंसर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन बोलता है, इंटीग्रेशन है हमारे पास में -π/2 to π/2, क्या दिया बच्चों sin x dx, sin x dx। फिर से इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है जैसे फार्मूला होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस cos x, sin x का क्या होता है माइनस cos x। लिमिट आप इधर लगा लेंगे, ये -π/2 और ये हो गया बच्चों π/2, इधर क्या हो गया -π/2 और इधर क्या हो गया बच्चों आपका π/2। तो देखो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, ये हमारे पास में माइनस cos x के प्लेस में क्या हो जाएगा बच्चों π/2, x के प्लेस में π/2, फिर माइनस साइन लगाना है, इसमें पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये भी π/2 है। थोड़ा सा यहाँ देखो, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। पहले से माइनस था तो माइनस cos x था, तो माइनस cos x के प्लेस में π/2 कर दिया, फिर माइनस चिन्ह लगाया बच्चों, ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगाया और इसमें पहले से माइनस था तो माइनस क्या आ जाता cos माइनस π/2 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से समझ में आई ना बात। ये पहले का माइनस तो माइनस cos π/2, ये माइनस चिन्ह तो हमको लगाना ही है और इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका नाम से माइनस cos, और ये इसमें भी माइनस है तो माइनस π/2। cos माइनस थीटा याद रखना क्या होता है प्लस cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा, अंदर में माइनस थीटा है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का है, इसलिए हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जरूरी है। cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो आगे देखिएगा कैसे सॉल्यूशन होगा, ये माइनस cos π/2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये क्या आ जाएगा वो प्लस ही आएगा, तो ये cos π/2 हो जाएगा। तो यहीं से अगर हम देखें तो ये 0 0 हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो वैल्यू कितने आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ से। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to π/4, क्या बोलता है बच्चों इंटीग्रेशन 0 to π/4,
4। किसका करना है? sec x tan x, sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू क्या हो जाएगा? tan x dx। तो इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन sec x tan x क्या आता है बच्चों? sec x होता है, कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π/4, 0 to क्या हो जाएगा बच्चों? π/4। वैल्यूज पुट करना, ये हो जाएगा sec π/4 माइनस sec 0, sec π/4 माइनस क्या हो जाएगा? sec 0। sec π/4 45 की वैल्यू होती है बच्चों क्या? √2 और sec 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1। क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1। समझ में? π/4 45 माइनस sec 0, तो sec 45 होता है √2 और sec 0 होता है 1। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ इंटीग्रेशन है बच्चों R1 to R2। क्या इंटीग्रेशन है? R1 स्मॉल r1 to R2, और यहाँ लिखा है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर dr। R का स्क्वायर क्या लिखा है? dr। इसको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेना। K Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन होगा बच्चों R1 to R2, R1 to R2। ये R स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नीचे है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये r⁻², ये हो जाएगा बच्चों dr। r⁻ क्या हो जाएगा? -2 dr। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 r⁻² dr, ठीक है। तो हम r⁻² प्लस 1 करेंगे, नीचे आ जाएगा बच्चों -2 प्लस 1, और लिमिट्स आ जाएंगे R1 to R2, ठीक है। ये K Q1 Q2, ये r⁻1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन R1 to R2, ये ऐसे। -1 को बाहर करेंगे तो माइनस इसमें लगा देना K Q1 Q2, और ये r⁻1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1/r हो जाएगा, ये R1 to R2। जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक लिमिट नहीं लगाना ना। ये -K Q1 Q2, -K Q1 Q2, ठीक है, -K Q। अब लिमिट्स लगा देना बच्चों, 1/R2 माइनस क्या हो जाएगा? 1/R1। R के प्लेस में पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या? K Q1 Q2, ठीक है, R2 माइनस R1। अगर माइनस को आप अंदर ले जाना चाहते हैं तो अंदर अगर ले जाएंगे तो देखो आंसर कुछ ऐसा लिखेगा, Q1 Q2 माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो ये था बच्चों पूरा का पूरा समाकलन। टोटल 4 तरीके हैं। इतना आपके क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स के लिए जरूरी है, और सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों निश्चित समाकलन का। किसका यूज होता है? निश्चित। बाकी सबका भी यूज होता है, निश्चित समाकलन का। अभी आप क्लास 11 में गति के समीकरण पढ़ेंगे तो गति के समीकरणों को समाकलन विधि से निकालना होगा, और बहुत जगह इंटीग्रेशन करेंगे तभी आपको डेरिवेशन सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। और फिर से बच्चों चलते चलते अभी बहुत सारे टॉपिक्स आना बाकी मैथमेटिकल टूल में। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं थोड़े छोटे छोटे हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं ताकि आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सके। और जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे। ओके बच्चों, फिर से आएंगे एक नया टॉपिक लेकर मैथमेटिकल टूल का आप सभी के बीच। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, थैंक यू।